नमस्कार साथियों, आज हम पररूप संधि के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी संधि है? पररूप संधि। तो देखिए, पररूप का मतलब होता है बाद वाला रूप। पररूप का मतलब क्या होता है? बाद वाला। पर का मतलब बाद वाला। तो सबसे पहले पररूप संधि की परिभाषा कि पररूप संधि किसे कहते हैं, पररूप संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देखिए, इसके लिए सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। तो पररूप संधि की परिभाषा, तो देखिए, यदि अवर्णांत उपसर्ग या उपसर्गों, अवर्णांत उपसर्गों का मतलब ऐसे उपसर्ग जिसके अंत में कौन सा वर्ण हो? अवर्ण हो। कौन सा वर्ण हो? अवर्ण। यदि अवर्णांत उपसर्गों जैसे अव है, तो अव जो उपसर्ग है उसमें व में अंत में क्या है? ए मिला हुआ। क्या है? ए। तो ये उपसर्ग कैसा हुआ? अवर्णांत उपसर्ग हुआ। उसके बाद उप है, उप उपसर्ग है, इसमें भी पै में क्या है? ए है। प्र उपसर्ग है इत्यादि। तो प्र उपसर्ग में भी क्या है? प्र में ए है। पै में क्या है? ए। पै धन र धन ए। जब प्र के टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? प्र पै धन र धन ए। तो इन दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। क्या बन जाएगा? प्र आधा, उसके बाद ए मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसे प्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्र। तो लिखिए, यदि अवर्णांत उपसर्गों अव उप तथा प्र के बाद एंग क्या है? एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। तो एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ए ओ ङ ग इत संज्ञक वर्ण है, उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो देखिए, यदि अवर्णांत उपसर्गों के बाद एंग अर्थात एओ वर्णों से प्रारंभ होने वाली धातु का योग होता है तो पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर, पूर्व तथा पर वर्ण के स्थान पर, वर्ण के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप एकादेश हो जाता है और वहाँ पर कौन सी संधि होती है? पररूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पररूप संधि। तो देखिए, पररूप संधि, इसके लिए सूत्र या नियम है अष्टाध्यायी का एंगी पररूपम। कौन सा है? एंगी पररूपम। ये नियम ये कहता है एंग एक प्रत्याहार है जो माहेश्वर सूत्रों से बनाया जाता है, या माहेश्वर सूत्रों से एंग प्रत्याहार का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए मैंने आपको सर्वप्रथम जो कक्षा हुई थी हमारी, उसमें माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया था, और मैंने आपको उस टाइम यह भी बताया था कि माहेश्वर सूत्रों का जो प्रयोजन है वो संधि जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अत्यधिक होता है। तो अब वही माहेश्वर सूत्र आज हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं? काम आ रहे हैं। तो ये एंग क्या है? एक प्रत्याहार है। तो एंग जब प्रत्याहार बनाते हैं तो एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। तो ये एंगीय पररूपम जो नियम या सूत्र है ये कहता है कि यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में कैसा वर्ण हो? अवर्ण हो। कैसा हो? अवर्ण हो। जैसे ये उपसर्ग है निस। कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। संस्कृत भाषा में द्वाविंशति उपसर्ग होते हैं, अर्थात संस्कृत भाषायाम द्वाविंशति उपसर्गः भवन्ति। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। तो उनमें से ये क्या है? एक उपसर्ग है 22 उपसर्गों में निस। तो ये निस कैसा उपसर्ग है? इसके स में नीचे क्या है? हलंत है। तो ये कैसा है? हलंत उपसर्ग है। कैसा है? हलंत। अब देखिए, जैसे उपसर्ग है अव। कौन सा है? अव। वी है वी। तो ये उपसर्ग है।
तो जब ये अव है तो इस अव में हम देखेंगे अंत में कौन सा वर्ण है। जब इस ए के अव के हम टुकड़े करेंगे तो ए धन वे आधा, उसके बाद क्या है ए, तो वे में क्या मिल जाएगा ए, तो वे क्या हो जाएगा पूरा। तो ये अव जो उपसर्ग है इसमें अंत में कौन सा है ए, तो ये कैसा उपसर्ग हुआ ए वर्णांत, अर्थात ए वर्ण हो जिसके अंत में उसको हम क्या बोलते हैं ए वर्णांत, क्या बोलते हैं ए वर्णांत। तो ये अव उपसर्ग है ये कैसा है ए वर्णांत है, और ये वी उपसर्ग है ये कैसा है, तो वी के टुकड़े करिए वे धन ई, वे धन ई, तो आधे व्यंजन में स्वर जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है वी, क्या बन जाता है वी। तो ये वी कैसा उपसर्ग है ई वर्णांत, कैसा उपसर्ग है ई वर्णांत। समझ में आ गया ये ए वर्णांत का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि यदि ए वर्णांत उपसर्गों के बाद में एंग प्रत्याहार, और एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो वर्ण आते हैं, एंग प्रत्याहार जो वर्ण ए और ओ वर्ण है तो एंग वर्णों से प्रारंभ होने वाली यदि धातु का योग होता है, अर्थात ये प्लस का जो चिन्ह है, किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह, इस चिन्ह से पहले अर्थात पूर्व पद में, पूर्व पद में तो क्या होना चाहिए ए वर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए ए वर्णांत उपसर्ग। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि उपसर्ग ही होना चाहिए, कोई दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। संस्कृत भाषा में जो 22 उपसर्ग होते हैं वही होने चाहिए, तो क्योंकि सूत्र में यही बताया है यदि ए वर्णांत उपसर्ग अर्थात प्लस से पहले या पूर्व पद में क्या हो ए वर्णांत उपसर्ग हो, और उसके बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली क्या हो धातु हो, अर्थात ऐसी धातु जो ए से प्रारंभ होती है या फिर ओ से प्रारंभ होती है, उस धातु को हम क्या कहते हैं एंग, एंग धातु, अर्थात एंग प्रत्याहार के वर्णों से प्रारंभ होने वाली धातु का जब योग होता है, अर्थात योग का मतलब संयोग या मिलना होता है, तो पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर तो इस ए वर्ण और उस ए के स्थान पर क्या हो जाता है पर रूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है पर रूप, पर रूप का मतलब क्या होता है बाद वाला, क्या होता है बाद वाला आदेश, अर्थात जो बाद वाला जैसा वर्ण है वही हो जाता है, क्या हो जाएगा बाद वाला। एक संधि होती है पूर्व रूप और एक होती है पर रूप। पूर्व रूप का मतलब होता है पहले वाला रूप, और पर रूप का मतलब क्या होता है बाद वाला रूप। पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद में। तो ये परिभाषा आपको समझ में आई। यदि ए वर्णांत उपसर्गों के बाद एंग आदि धातु का योग होता है तो पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। इस परिभाषा को ये एंगी पर रूपम जो पाणिनि जी का सूत्र है वो बता रहा है या स्पष्ट कर रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे, जैसे और लिखिए जैसे, उदाहरण जब बताऊंगा तो आपके समझ में आएगी। जैसे करके देखिए प्लस के बाद क्या होना चाहिए ए वर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। ए वर्णांत उपसर्ग अर्थात ऐसा उपसर्ग जिसमें क्या हो ए वर्णांत उपसर्ग हो। उसके बाद प्लस के बाद क्या हो एंग प्रत्याहार अर्थात ए और ए ओ वर्ण से प्रारंभ होने वाली क्या हो धातु का योग होता है। क्या होता है योग। तो यहाँ पर आदेश क्या हो जाएगा पर रूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है पर रूप एकादेश हो जाता है, पर रूप एकादेश हो जाता है। तो ये जैसे भी करके लिख लीजिए। प्लस से पहले वर्णांत उपसर्ग हो, प्लस के बाद एंग आदि धातु हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि मानी जाती है, कौन सी संधि मानी जाती है पर रूप संधि मानी जाती है। तो परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए उदाहरण की, उदाहरण जैसे कि उदाहरण प्रधन एजते, प्रधन एजते। समझ में आया यहाँ तक प्रधन एजते। उसके बाद देखिए दूसरा उपधन एजते, तीसरा उपधन औसति, उपधन औसति। अब ये देखिए तीन उदाहरण हैं, तो मैंने आपको तीन उदाहरण बताए। अब इधर देखिए ये प्लस का चिन्ह है, इससे पहले वाला पद पूर्व पद और इसके बाद वाला पद उत्तर पद या बाद वाला पद। तो देखिए ये परिभाषा क्या करें, यदि ए वर्णांत उपसर्ग, तो ये देखिए प्लस से पहले जो ये प्र है ये कैसा उपसर्ग है ए वर्णांत उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है ए वर्णांत उपसर्ग है। तो इस पे में क्योंकि इस कौन सा स्वर मिल रहा है ए मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है ए। और प्लस के बाद कौन सा स्वर है अर्थात एंग प्रत्याहार से प्रारंभ होने वाली धातु है या नहीं। एंग प्रत्याहार में ए और ओ वर्ण आते हैं, तो इस एजते धातु में प्रारंभ का वर्ण क्या है ए।
है या नहीं है। तो देखिए ए धन क्या है ए। तो अब इधर देखिए हमने जब वृद्धि संधि पढ़ी थी तो वृद्धि संधि में भी हमने पढ़ा था कि वृद्धि आदेश अर्थात आदेशी परे पूर्व प्रयोग वृद्धि एक आदेश स्यात्, अर्थात ए या आ के बाद यदि ए ओ आई औ हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो यह जो सूत्र या यह जो संधि है, ये पररूप जो संधि है, यह वृद्धि संधि का अपवाद है। कौन सी संधि का अपवाद है? वृद्धि संधि का अपवाद है। वृद्धि संधि का अपवाद। कौन सी संधि है वृद्धि संधि की अपवाद? पररूप संधि। कौन सी संधि है? पररूप संधि। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पर वृद्धि संधि भी हो रही है, लेकिन ये बीच में ये नियम आ गया एंगी पररूपम। ये नियम बता रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग होता है और उसके बाद एंग आदि धातु अर्थात ए ओ तथा ओ वर्ण से प्रारंभ होने वाली धातु का जब योग होता है तो वहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। क्या होता है? पररूप एक आदेश होता है। क्या होता है? पररूप एक आदेश अर्थात बाद वाला। तो बाद वाला देखिए ये ए वर्ण है, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों वर्णों के स्थान पर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओ होता तो ओ हो जाता, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब ये प्रे कैसा बच रहा है? आधा बच रहा है और उसके बाद क्या है? जते है। तो प्रे में ए मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रेजते। क्या बन जाएगा? प्रेजते। तो प्रेजते में जो संधि है वो कौन सी संधि है? पररूप संधि है। कौन सी संधि है? पररूप संधि। समझ में आ गया? अगला उदाहरण देखिए, वही उपसर्ग है और उपसर्ग में भी क्या है? ए वर्ण है, सामने ए है और दोनों क्या है? प्रे उपसर्ग अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदि से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो इसके स्थान पर भी वृद्धि न होकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी पररूप एक आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पररूप आदेश। पररूप आदेश हो जाएगा। तो ये दोनों वर्णों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो उप कैसा रहेगा? आधा रहेगा और उधर भी क्या है? जते। तो ये क्या बन जाएगा? उपेजते। क्या बन जाएगा? उपेजते। उपेजते में भी कौन सी संधि है? तो इसमें भी कौन संधि है? पररूप संधि। समझ में आ गया? अब देखिए ये उपधन औसति, उपधन औसति, ये भी ए वर्णांत उपसर्ग है। इधर भी ए है और उधर क्या है? ओ है। तो एंग प्रत्यार का वर्ण है या नहीं? ओ है। एंग प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ दोनों आते हैं। तो देखिए तो ये भी ए है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि प्राप्त थी, लेकिन ये एंगी पररूपम सूत्र आ गया तो वृद्धि संधि का क्या है? ये अपवाद है। अर्थात जो ये पररूप संधि है यह वृद्धि संधि की क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद। अर्थात वृद्धि संधि का जो नियम है वृद्धि आदेश, उसका खंडन करके वो क्या करती है? उसके स्थान पर पररूप संधि करती है। क्योंकि वृद्धि संधि में जो वृद्धि आदेश जो सूत्र था, वृद्धि रेची जो सूत्र था, वो कहता था ए या आ के बाद। वहाँ पर उपसर्ग की बात नहीं की। उसने कहा कि कोई सा भी शब्द हो, वर्ण हो, उपसर्ग हो, तो क्या है? ए या आ के बाद यदि ए ओ आई औ ये वर्ण होते हैं तो पूर्व परवर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सूत्र अलग से कह रहा है कि ए वर्णांत यदि उपसर्ग होगा तो वहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। क्या हो जाएगा? पररूप आदेश हो जाएगा। तो इधर देखिए ए और ओ है, दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश क्या हो गया? ओ हो गया। क्या हो गया? ओ हो गया। पररूप एकादेश हो गया। तो क्या होगा? उप कैसा बचेगा? आधा। उसके बाद ओ है और उधर क्या बचेगा? सती। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऊ पे में ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? उपोसती। क्या बचेगा? उपोसती बनेगा। तो ये उपोसती में भी कौन सी संधि है? पररूप संधि। कौन सी संधि है? पररूप संधि। अगला एक और उदाहरण देख लीजिए, प्रेधन ओसती। प्रेधन ओसती, ये प्रे में क्या है? ए है, उधर भी क्या है? ओ है। दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश क्या हो जाएगा? ओ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या पे कैसा रहेगा? आधा रहेगा। उधर क्या है? ओ है और उधर क्या शेष रहा है? सती है। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रे में ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रोसती। क्या बन जाएगा? प्रोसती। तो प्रोसती में भी कौन सी संधि है? पररूप संधि है। तो ये परिरूप संधि हमारी यहीं पर क्या होती है? समाप्त होती है। तो देखिए पररूप संधि के लिए परिभाषा, एंगी पररूपम जो पाणिनि जी का सूत्र है वो कहता है कि यदि ए वर्णांत उपसर्ग के बाद एंग एंग अर्थात एंग प्रत्याहार, जिस एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। एंग प्रत्याहार से प्रारंभ होने वाली धातु का योग होता है तो पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर या वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? पररूप एकादेश हो जाता है। तो पररूप का मतलब क्या होता है? बाद वाला रूप। पररूप का मतलब बाद वाला रूप, अर्थात बाद में जो स्वर होगा वही होगा।
समझ में आ गया? क्या होगा, बाद में जो स्वर होगा वही होगा, अर्थात जैसे ये पे में ए है, उसके बाद ए है, तो बाद वाला कौन सा है, ए है, तो यहाँ पर ए ही हो जाएगा, अर्थात ये दोनों वर्णों के स्थान पर तो ए हट जाएगा, तो ए हो जाएगा, उपेजते। ऐसे ये उप है, इसमें भी पे में ए है, उधर क्या है, ओ है, तो बाद वाला क्या है, ओ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ ही होगा। क्या हो जाएगा, ओ ही होगा। तो ये हमारी पररूप संधि हुई। एक नियम और है इसका, देखिए अगला, ये समझ में आ गया। तो अगला एक नियम और है, लिखिए उसको भी, नोट डाल के लिख लीजिए चाहे, या अलग से नियम लिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि समझ में आ जाए पररूप संधि और कहाँ कहाँ होती है, या वृद्धि होती है वहाँ पर, या फिर पररूप होती है। तो देखिए अगला नियम कौन सा है, दूसरा नियम पररूप संधि का, एते दत्यूठसु, एते दत्यूठसु। अगला नियम कौन सा है, एते दत्यूठसु, कौन सा है, एते दत्यूठसु, इसमें ये आएगा दंती ऐसे, एते दत्यूठसु। अगला नियम पररूप संधि का, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एते दत्यूठसु अर्थात एति, एति, एदति और ऊठ शब्दों का जब मेल होता है तो वहाँ पर पररूप नहीं होती है, क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये देखिए एते दत्यूठसु सूत्र का अर्थ लिखिए, यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद, उपसर्गों के बाद एति तथा एदति धातु का योग व ऊठ शब्द का योग होने पर, योग होने पर पूर्व तथा परवर्णों के स्थान पर वृद्धि का आदेश हो जाता है। अब देखिए ये जो सूत्र है ये पररूप का खंडन कर रहा है, किसका खंडन कर रहा है, पररूप का खंडन कर रहा है। देखिए ये कह रहा है एते दत्यूठसु, इस सूत्र में जो तीन शब्द दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, तीन। देखिए एक तो है एति, कौन सा है, एति, एति, और उसके बाद क्या है, यह है, तो ती के इस तय के जो ई है उसके के स्थान पर क्या हो गया, क्या हो गया, यह आदेश हो गया कि एक स्थान यण संधि में एति, उसके बाद कौन सा है, एदति, और एक तीसरा शब्द है ऊठ। दो तो धातु हैं और एक क्या है, शब्द है। इस सूत्र में दे रखे हैं एते दत्यूठसु। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अकारांत या अवर्णांत उपसर्ग के साथ, यदि अकारांत या अवर्णांत उपसर्ग के साथ ये दो दो धातु है, एति धातु और एदति धातु का योग होता है, तथा ऊठ शब्द का जब योग होता है तो वहाँ पर वृद्धि ने होकर के क्या हो जाता है, वह सॉरी पररूप ने होकर के क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब देखिए जैसे उदाहरण देखिए, प्रधन एति, प्रधन एति, दूसरा है उपधन एति। अब इधर देखिए, हमने पहले वाले जो एंगी पररूपम सूत्र कहता था वो कहता था कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदि धातु हो, तो वो नियम यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि प्र में क्या है, अवर्णांत उपसर्ग है और सामने क्या है, धातु है जो ए से प्रारंभ हो रही है। लेकिन ये अगला नियम आगे थे दत्यूठसु, ये कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एति शब्द का योग, धातु का योग हो, या एदति धातु का योग हो, या फिर ऊठ शब्द का योग हो, ऊठ या उह शब्द का योग हो, तो वहाँ पर पररूप नहीं करेंगे हम, क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि क्या होगी, देखिए प्र में कौन सा स्वर है, ए, सामने कौन सा है, ए, तो यहाँ पर होनी तो कौन सी चाहिए, पररूप। तो ये मैंने बताया था पररूप संधि वृद्धि का अपवाद है, कहीं पर वृद्धि हो जाती है, कहीं पर पररूप हो जाता है। तो ये नियम ध्यान रखने हैं आपको। जब ये नियम ध्यान हो जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि इस यहाँ तो पररूप होगी और यहाँ पर वृद्धि होगी। तो देखिए ये प्र है, प्र में क्या है, ए है, उधर क्या है, ए, तो दोनों के स्थान पर
क्या हो जाएगी वृद्धि, आई हो जाएगी। तो प्र कैसा बचेगा, आधा बचेगा, आई है और उत्तर क्या है, ती है। तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रैति। क्या बन जाएगा, प्रैति। तो प्रैति में कौन सी संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो ये किसका खंडन है, पर रूप का खंडन है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए उपधन एति, तो पै में क्या है, ए है, सामने क्या है, ए है, ए धन ए बराबर वृद्धि क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। उप में पै कैसा रहेगा, आधा, उधर क्या है, ती, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उपैति। तो उपैति में पर रूप नहीं होकर के कौन सी है, वृद्धि है। समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अवधन एधति, अवधन एधति, व में क्या है, ऐश्वर है, सामने क्या है, ए है, दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अव में व कैसा बचेगा, आधा, उधर क्या है, धति, क्या है, धति, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अवैधति, अवैधति, क्या बनेगा, अवैधति। ऐसे ही प्रधन उ है, प्रधन उ है, तो ये क्या है, ए, उधर क्या है, उ, क्या है, उ है। तो ये उ देखिए, इधर उ है और इधर क्या है, ए है। तो इस उ के स्थान पर, इस उ के स्थान पर हमको यहाँ होना चाहिए गुण, क्या होना चाहिए, गुण। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो जाती है, वृद्धि। तो ए धन उ बराबर वृद्धि क्या हो जाएगी, औ हो जाएगी। तो औ हो जाएगी तो प्र आधा रहेगा, उसके बाद औ है, उधर की क्या है, इसमें मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रऊ है, क्या बन जाएगा, प्रऊ है। तो प्रऊ है में भी कौन सी संधि है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि होती है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये जो दो नियम है पररूप संधि के, ये आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ पर पररूप संधि होती है और कहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो पररूप संधि में 3 नियम मैंने आपको लिखा है, 2 नियम। एक तो एंगी पररूपम, वो कहता है अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु का योग होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश दोनों के स्थान पर। और ये थे धति जो कहता है यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एति, एदति और उ है या ऊढ़ शब्द, ऊढ़ है शब्द का योग होता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो अगली देखिए, अगली संधि है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है, पूर्व रूप। पर रूप हमने पढ़ लिया, पढ़ना है हमको पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब होता है पहले वाला रूप। पूर्व रूप का मतलब क्या होता है, पहले वाला रूप। तो अगली हेडिंग डालिए पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। पर रूप हमने पढ़ ली है। अब हम पूर्व रूप के बारे में चर्चा करेंगे कि पूर्व रूप संधि कहाँ होती है, पूर्व रूप संधि की परिभाषा क्या होती है। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, तो लिखिए इसकी परिभाषा।